कि इससे आपको कितनी सुविधा मिली है। मैं ऐसी बहनों से मिली हूँ जो लाखों कमा रही हैं, सिर्फ गोठान में जो रोजगार मिला है, जो स्वयं सेवा समूह कर रही हैं, उसमें से गोबर खरीदा जा रहा है। जब पहली बार मैंने ये बात उत्तर प्रदेश में की तो पता है, लोग हंसने लगे। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार गोबर खरीद रही है ताकि आवारा पशु को आप घर में रखें और आप उसको गोठान में रखें और उसको संभालें और उसके गोबर के लिए आपको पैसा मिल रहा है। तो लोग हंसे मेरी बातों पे, उनको यकीन नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि एक सरकार ने इतनी गहराई से आपकी समस्या को सुलझाने की कोशिश की। उनको तो समझ में ही नहीं आई ये बात। वो बेचारे तो दिन रात खेती में बैठते थे, महिलाएं पूरे दिन, बहनें पूरे दिन बैठती थी धूप में अपनी खेतों की रखवाली करने के लिए, और जब घर आती थी घर का काम को निपटना, बच्चों की परवरिश करना। जब घर आती थी तो उनके पति, मेरे किसान भाई, रात भर पहरेदारी करने के लिए खेतों में बैठे रहते थे। ये स्थिति है आसपास के प्रदेशों में। यहाँ जहाँ आपके लिए मोबाइल अस्पताल बनाए गए जिससे 1 करोड़ से अधिक लोगों को सुविधा मिली, जहाँ कांग्रेस के अन्य प्रदेशों में 25-25 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है, आप भाजपा के प्रदेशों में देखिए, जैसे ही कोई बीमार पड़ता है तो दिल में इतनी, कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं वो करेंगे, या फिर सभी नेता घोषणा करके चले जाते हैं और चुनाव के बाद में हमको भूल जाएंगे। आप बताओ, आपको कैसे पता चलेगा? सही घोषणा करती है। आपको भरोसा है कांग्रेस में? भरोसा है? क्यों है भरोसा? बघेल जी की वजह से? बघेल जी, और वजह है कोई? राहुल जी की वजह से? और वजह बताओ। सबसे बड़ी वजह ये है, अगर आप आज कह रहे हो कि आपको भरोसा है सरकार में, तो इसका कोई आधार होगा, इसकी वजह होगी। और हाँ, नेताओं में तो आप भरोसा करते हैं। कांग्रेस के नेताओं में महात्मा गांधी जी से लेकर आज तक जनता ने हमेशा भरोसा किया है, लेकिन उसका एक आधार होता है, और आधार अक्सर ज्यादातर यही होता है कि उस नेता ने या उस सरकार ने या उस राजनीतिक दल ने कुछ काम करके आपको दिखाया होगा। जब आपका जीवन बदलता है, जब आपके जीवन में तरक्की आती है, तभी आप भरोसा करने लगते हो। जब आपके सामने घोषणाएं होती हैं और आपको दिखता है कि हाँ वाकई इन्होंने काम क्या किया, तब आप गलती नहीं कर सकते। अगर आपके मन में इंदिरा गांधी के लिए श्रद्धा है तो उसकी वजह है। अगर आप भूपेश बघेल जी में भरोसा करते हैं तो उसकी वजह है। अगर आप राहुल गांधी में भरोसा करते हैं तो उसकी वजह है। ये इंसान 4000 किलोमीटर चला है, ये देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चला है, सिर्फ आपको ये कहने के लिए कि भाइयों और बहनों, इस देश की राजनीति को भटकने मत दो, इस देश की एकता को टूटने मत दो। भारत जोड़ो यात्रा करता है ये कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये आपका देश है, ये आपका प्रदेश है, इसकी हिफाजत आपके हाथों में है। अपनी जिम्मेदारी को समझो, आंख मूंद के अपना वोट कभी मत दो। सिर्फ ये कहने के लिए कि ऐसी राजनीति को मजबूत करो जो आपकी तरक्की लाए, जो आपकी संपत्ति आपके हाथों में दे, जो आपके लिए दिन रात काम करे, जो आपको ही सर्वोपरि बना के रखे। इसीलिए आज मैं आपसे वोट नहीं मांग रही हूँ, मैं जागरूकता मांग रही हूँ, मैं आपका विवेक मांग रही हूँ, और मैं ये मांग रही हूँ कि सच्चाई को समझो। आज जहाँ आपका प्रदेश खड़ा है, इसे नहीं समझोगे तो फिर से खाई में डाल दोगे इसे। फिर से छत्तीसगढ़ सिर्फ हिंसा और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाएगा। लेकिन आज वो मौका है कि 5 साल आगे हैं तुम्हारे, 5 सालों में बच्चों का भविष्य मजबूत बनाओ,
बहनों का भविष्य मजबूत बनाओ, किसान को खुशहाल रखो, नौजवानों को रोजगार दिलवाओ और अपने प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाते चले जाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों में दिवाली है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब खुशी से मनाना इस पर्व को और खूब खुश रहना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रियंका जी, दोनों हाथ उठाकर प्रियंका जी। नौजवान खड़े हैं, आप अपने अनुभव से गहराई से सोच के कि भाई क्या छत्तीसगढ़ का नाम आज अगर देश में पहचाना जा रहा है तो क्या हिंसा के लिए, भ्रष्टाचार के लिए है कि हमारी तरक्की के लिए आज पहचाना जा रहा है? तो आपको लगे कि हाँ, आजकल हम जाते हैं अन्य प्रदेशों में तो लोग कहते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ अच्छी जगह है, छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है। तो आप खुद अपने अनुभव से जाने ना कि हाँ, हमारे प्रदेश में कुछ अच्छा काम तो हुआ होगा कि सब अलग अलग प्रदेशों में लोग हमारा नाम विकास से जोड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा धान के खरीद के दाम से जोड़ रहे हैं, सबसे कम बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। आज आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी का दर है। भाजपा के प्रदेशों में इतनी बुरी हालत है कि मैं सोचती हूँ कि किस मुंह से वोट मांगते हैं ये लोग। मध्य प्रदेश में 3-3.5 सालों से इनकी सरकार ने 21 रोजगार दिए हैं। 2100 नहीं, 21,000 नहीं, 21 रोजगार। यहाँ पे बेरोजगारी का दर पूरे देश में सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। आप सोचिए कि किस मुंह से ये वोट मांगने आते हैं। चुनाव आता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं। अब एक बड़ी वो महिला आरक्षण बिल ले आए, सारी महिलाएं सोच रही हैं कि हमें आरक्षण मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमारी तरक्की होगी। और मीडिया वाले मेरे दोस्त यहाँ खड़े हैं, इन्होंने बड़ी इवेंटबाजी की, खूब पब्लिसिटी की, सबने देखा कि भैया आरक्षण आ गए महिलाओं के लिए, बहुत खुशी फैली देश में। फिर पता चला कि 10 सालों के लिए ये लागू ही नहीं होंगे। ये आरक्षण 10 सालों के लिए तो महिलाओं को दिखेंगे ही नहीं। और जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि ओबीसी का उसमें आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए भी, तो आप पीछे हटने लगते हैं। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो आप पीछे हटते हैं। अब इतने सालों से तो मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि हम ओबीसी हैं और ओबीसी का विकास हम कराएंगे। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई गिनो देश में कितने ओबीसी हैं, गिनो देश में कितने दलित हैं, गिनो देश में कितने आदिवासी हैं, कितनी जनजाति है, गिनो ना। क्योंकि अगर गिनोगे नहीं तो मदद कैसे करोगे? अगर मुझे मालूम नहीं कि इस भीड़ में 100 ऐसे लोग हैं जो गरीब से गरीब हैं और मुझे मालूम नहीं कि इनके पेट में खाना भी नहीं जाता, इनकी खेती भी नहीं हो रही है, मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास। मान लो मैं यहाँ आई, इस भीड़ को मैंने देख लिया, मैं कहती हूँ कि मैं इस भीड़ के लिए कुछ करना चाहती हूँ और मुझे मालूम नहीं है कि इसमें 100 सबसे गरीब हैं जिनके पास कुछ नहीं है, पुश्तों से कुछ नहीं मिला। और मुझे मालूम नहीं है कि इस भीड़ में 200 बढ़ाई बैठे हैं और इनकी सुविधा के लिए अगर मैं एक ऐसा कार्यक्रम बना लूं, ऐसा स्कीम बना लूं जिससे इनको जो औजार हैं जो इस्तेमाल करते हैं इनमें सुविधा हो जाए या इनकी कमाई बढ़ जाए या इनके छोटे छोटे उद्योग ये खुद बना पाए। अगर मुझे मालूम ही नहीं होगा कि इसमें 100 बढ़ाई है, 100 गरीब है, 100 ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, तो मैं स्कीम कैसे बनाऊंगी, मैं नीतियां कैसे बनाऊंगी? मैं तो ऐसे बना दूंगी जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि समाज के किस हिस्से को सबसे ज्यादा जरूरत है या नहीं। फिर प्रतिनिधित्व कैसे होगा? बिहार में गिनती हुई 84% ओबीसी SC ST निकले। अब आप देखिए, बड़ी बड़ी मीडिया की कंपनी है, इनके जो मालिक हैं इनमें से क्या 84% दलित, ओबीसी, SC ST है? नहीं। फिर आप देखिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय के
जो वाइस चांसलर है, क्या इनमें प्रतिनिधित्व है? नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर? नहीं। सरकार ये बड़ी बड़ी जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं सरकार के? नहीं। तो फिर हम एकता, हम सबकी तरक्की की बात कैसे कर सकते हैं? तो हम कह रहे हैं भाई गिनती करो, गिनती करोगे तो पता चलेगा। भाजपा वाले कह रहे हैं हम सबका विकास करेंगे लेकिन सबकी गिनती नहीं करेंगे। डर गए, क्योंकि भाई गिनती करोगे तो सही मायने पे धरातल पे इस गहराई से काम करना पड़ेगा। इस देश की संपत्ति ये लोग अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को दे रहे हैं। ये इनकी संपत्ति नहीं है जो इनको जो जिस तरह से ये बेच रहे हैं इसे कौड़ियों के दाम पे। आप जितनी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां लें, सारों को देखिए, रेलवेज, BHEL, HAL, सबको देखिए, आज किसके हाथों में है? कल तक आपके हाथों में थी। कल तक आप कहते थे हमें इन कंपनियों में नौकरी दिलवाइए क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। आज किसके हाथों में है बताइए? देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे किसके हाथों में है? तो सब कुछ अडानी के हाथों में है। कौन है ये अडानी? कौन है? इस देश का गरीब है, इस देश का किसान है, इस देश का मजदूर है। कौन है और क्या बनाता है? एक जमाने में बड़े बड़े उद्योगपति टाटा बिरला होते थे, अभी भी है, लेकिन एक जमाने में आपको मालूम था कि भाई टाटा ट्रक बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं। दांत मंजन कौन बनाता है? हम जब दुकान जाते हैं बर्तन कौन बना रहा है? कपड़ा कौन बना रहा है? आप जानते थे कि ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं और ये हमारी सुविधा के काम है। जो बनाते हैं वो चीजें हमारी काम आती हैं। आज बताइए जी, अडानी अंबानी जी क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कोई बताएगा क्या बनाते हैं? कोई बताएगा कितने मजदूर काम करते हैं इनके लिए? कितने जॉब देते हैं आपको? कोई